students, welcome back to Pragya's Literary Prism. I'm Pragya Bhandari, your guide and mentor for CUET PG English Literature. So students, without any further delay, let us get started to explore literature with a new light, only on Pragya's Literary Prism. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है. तो हम स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश लिटरेचर का जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसका जो टाइम स्पैन है, जो रेंज है, इट इज़ फ्रॉम अराउंड 450 AD टू 1066 AD. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो नोन एज डार्क एजेस बिकॉज रिटन सोर्सेस फॉर द अर्ली ईयर्स ऑफ सेक्सन इन्वेशन आर स्कैर्स. अब इस एज को हम डार्क एज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अर्ली एजेस में जो इनके अटैक्स हुए, जो इन्वेजन्स हुए इस एज में, उसके जो रिटन सोर्सेस हैं, रिटन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्कैर्स है, बहुत ही कम है. इसीलिए हम इस एरा को, इस पीरियड को डार्क एज के नाम से भी जानते हैं. ऑल राइट. Britain was originally inhabited by Celts and was called Britannia. जो ब्रिटेन का रीजन था उसमें जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, ओरिजिनली जो वहाँ पर लोग रहते थे वो सेल्टिक ट्राइब्स लोग रहते थे और उन्हें सेल्ट्स के नाम से भी जाना जाता है. ऑलराइट. और वो जो रीजन था वो अर्ली स्टेज में, अर्ली ईयर्स में उसे ब्रिटानिया के नाम से जाना जाता है. ब्रिटानिया केक्स और बिस्किट्स होते हैं ना, बस दैट ब्रिटानिया इटसेल्फ. Alright, अब आगे बढ़ते हैं. There were many invasions including Romans who invaded and ruled from around 43 AD to 410 AD. अब जो ब्रिटानिया का रीजन है उसमें बहुत सारे अटैक्स हुए, बहुत सारे इन्वेजन्स हुए. ठीक है, काफ़ी लोगों ने आके, काफ़ी ट्राइब्स ने, बहुत लोगों ने वहाँ पर जाकर अटैक्स करे, इंक्लूडिंग रोमन्स. जो रोमन्स थे उन्होंने भी जाकर वहाँ पर एम्पायर अपना बनाया, वहाँ जाकर रूल करा, वहाँ पर अटैक करके. और उनका जो टाइम पीरियड था उन्होंने 43 AD से लेकर 410 AD तक ब्रिटानिया में जाकर रूल करा, वहाँ के लोगों को कंट्रोल करा. ऑल राइट. Under the Roman rule, roads and towns were developed. अब जो रोमन्स ने जाकर वहाँ पर रूल करना शुरू करा ब्रिटानिया में, वहाँ पर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स भी करे. वहाँ पे उन्होंने रोड्स को डेवलप करा और टाउन्स को डेवलप करा. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने भी कुछ डेवलपमेंट्स करे थे. हमें रेलवेज दिया उन्होंने, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और भी जो कुछ डेवलपमेंट्स करे थे. इन द सेम फैशन रोमन्स ने भी ब्रिटानिया में जाकर कुछ डेवलपमेंट्स करे, रोड्स और टाउन्स का डेवलपमेंट करा. ऑल राइट. Celts became dependent and forgot how to defend themselves. अब क्या हुआ? रोमन्स ने जाकर सेल्टिक ट्राइब्स पर, सेल्ट्स पर, जो कि ब्रिटेन के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उन्होंने जाकर रूल करा. इन अ वे उन पर जाकर हाथ रख दिया कि तुम सब सबमिसिव हो, तुम सब मेरे अंडर रहोगे और मैं तुम सब पर रूल करूंगा. जब कई सालों तक ऐसे चला तो जो सेल्ट्स थे उन्होंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को ही खो दिया. वो टोटली रोमन्स पर क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए, लड़ना भूल गए, खुद को डिफेंड करना भी वो भूल गए. फिर आगे क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके. Roman Empire was weakened with attacks from North Germanic tribes and Romans withdrew to defend their empire. आगे चल के क्या हुआ? जब कुछ टाइम तक रोमन्स ने ब्रिटानिया पर जाकर रूल करा, उसके बाद क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद जो उनका अपना रोमन एम्पायर था, अभी तो कुछ सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं, कहाँ पर? ब्रिटानिया के एरिया में, ब्रिटानिया के रीजन में, पर इनका जो अपना खुद का एम्पायर था, इनका खुद का घर था रोमन एम्पायर, वहाँ पर क्या हुआ? कुछ अटैक्स होने लग गए. कौन करने लग गया अटैक्स? वहाँ पर अटैक्स होने लग गए नॉर्थ जर्मनिक ट्राइब्स, वहाँ पर अटैक करने लग गए. ठीक है, इन ट्राइब्स ने रोमन्स पर जाकर अटैक करा और उनका एम्पायर रोमन्स का वीक होने लगा. फिर क्या हुआ भाई? जो सोल्जर्स इनके रूल कर रहे थे ब्रिटानिया में, उन सबको भाई वापस अपने घर बुलाया गया कि भाई आओ, पहले अपने घर को बचाओ, ब्रिटानिया को तो हम बाद में देख लेंगे, आओ पहले अपना खुद का घर तो बचाओ. सारे उनको सोल्जर्स को क्या किया? वापस रोम में बुला लिया गया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इंग्लैंड वॉज अंडर अटैक. अब क्या हुआ? इंग्लैंड हमारा क्या था? डिपेंडेंट था टोटली रोम पे.
है ना। इंग्लैंड मतलब स्टार्टिंग में जो अर्ली ईयर्स में उसको क्या बोलते थे, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया टोटली डिपेंडेंट था रोमन्स पे, है ना। वही उनके अंडर रहता था, डिफेंसलेस था, फाइटिंग स्पिरिट भूल चुका था, लड़ाई झगड़ा करना भूल गया था, खुद को डिफेंड करना, खुद को अटैक से बचाना भी भूल गया था। तो क्या हुआ, अब जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई रोमन्स जा चुके हैं ब्रिटानिया से, अब उन्होंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझा और अलग अलग साइड से उन्होंने इंग्लैंड पे, ब्रिटानिया पे अटैक शुरू कर दिया। ऑलराइट, रियल लाइफ में भी क्या होता है, अगर हमें किसी की कोई कमजोरी पता चल जाए, किसी भी इंसान की हमें कोई कमजोरी पता चल जाए या पता चल जाए वो उसमें वीक है, तो हम क्या करते हैं, लोगों का एटीट्यूड क्या होता है उसके टुवर्ड्स, उसको और परेशान करते हैं, उसको और उसकी कमजोरी में और परेशान किया जाता है। इन सेम फैशन जैसे ही लोगों को पता चला ब्रिटानिया से रोमन्स चले गए हैं, तो उन्होंने वहां पर उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर क्या किया, अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए। अब ये जो ब्रिटानिया का हमारा रीजन है, इसमें हर तरह से, हर साइड से अटैक हो रहे हैं। दिस इज द नॉर्थ, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जाए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड दिस इज वेस्ट। अब जो पिक्ट्स थे उन्होंने नॉर्थ से अटैक करा ब्रिटानिया पे, जो एंग्लो सेक्सन्स थे उन्होंने ईस्ट से करा, जो स्कॉटिश थे, आयरिश जो लोग थे, उन्होंने वेस्ट से अटैक शुरू कर दिया। अब हर तरफ से ब्रिटानिया क्या था, घिर चुका था, हर तरफ से इस पर क्या हो रहे थे, अटैक्स होना शुरू हो गए थे। आगे क्या हुआ देखते हैं। Germanic tribes began invading Britannia. They were barbarians. They at first came in small numbers and soon in increasing numbers. अब जो जर्मनिक ट्राइब्स थे उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया ब्रिटानिया पे। वो कौन थे, जर्मनिक ट्राइब्स को बारबेरियंस भी बोला जाता है। बारबेरियंस मतलब लड़ाका, लड़ाई करते थे ये, बस लड़ाका ट्राइब्स थे ये, बारबेरियंस थे जर्मनिक ट्राइब्स। इन्होंने क्या किया, ब्रिटानिया पे कर दिया भाई हल्ला बोल कर दिया। फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, वो स्मॉल नंबर्स में आए, शुरू में कम नंबर्स में आए, फिर उनको धीरे धीरे क्या हुआ, क्या न्यूज़ फैल गई सब में कि भाई यहाँ के लोग तो डिफेंसलेस हैं, ना इनको लड़ना आता है ना खुद को बचाना आता है, इनको ईजिली डोमिनेट करना ईजी है, मतलब इनको डोमिनेट करना ईजी है, तो भाई आओ और यहाँ पर सेटल हो सकते हो, मतलब स्कोप बहुत है, यहाँ पे जीतने का स्कोप बहुत है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लड़ना वड़ना तो भाई कुछ भी नहीं आता। ठीक है, जैसे ही ये वाली न्यूज़ फैली, वो पहले स्मॉल नंबर्स में आए, फिर वो इंक्रीजिंग नंबर्स में आने लग गए भाई, फिर और भी ज़्यादा ट्राइब्स आने लग गई वहाँ से, इनकी जर्मनिक ट्राइब्स से और भी ज़्यादा लोग आने लग गए यहाँ पर अटैक करने के लिए। फिर क्या हुआ, Celts sought help from the Romans and finally The invaders were resisted by Romano-British. अब क्या हुआ, जो सेल्ट्स थे अभी तक वो डिफेंसलेस थे, अब उन्होंने क्या किया भाई, अभी तक उनके सर पे किसका हाथ था, रोमन्स का हाथ था। अब उन्होंने रोमन्स को अप्रोच करा कि भाई अभी तक तो आप थे, हम आपके अंडर थे, अब क्या हुआ, अब हम डिफेंसलेस हो गए, हम तो लड़ना भी भूल गए हैं, अब हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, प्लीज आकर हमें बचाइए, प्लीज हमारे साथ लड़िए जर्मनिक ट्राइब्स के अगेंस्ट, जर्मनिक ट्राइब से लड़ने में हमारी मदद करिए। ऐसी हेल्प मांगने के लिए अप्रोच किया किसने, ब्रिटानिया के लोगों ने, सेल्टिक पीपल ने, सेल्टिक ट्राइब्स ने किससे किया, रोमन से किया। फिर क्या हुआ, फाइनली 500 AD के अकॉर्डिंग के अराउंड क्या हुआ, द इन्वेडर्स वर रेजिस्टेड बाय रोमनो ब्रिटिश। फिर क्या हुआ, जो रोमन्स थे, रोमन्स और जो सेल्टिक पीपल थे वो मिल गए और फाइनली उन्होंने क्या किया, मिलके क्या बन गए, रोमनो ब्रिटिश, ब्रिटेन में रहने वाले सेल्टिक पीपल ब्रिटिश और रोमन्स मिलके फाइनली उन्होंने रेजिस्ट करा, किसको, जर्मनिक ट्राइब्स को रेजिस्ट करा। फाइनली मतलब रेजिस्ट करा मतलब उनके अगेंस्ट लड़ाई में उतरे, उनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी। और ऐसा माना जाता है कि उस लड़ाई को किसने लीड किया, किंग आर्थर ने लीड करा, ऐसा बोला जाता है। पर इसके कोई भी ठोस, कोई भी हार्ड एविडेंस नहीं पाया गया, अभी तक कोई ठोस सबूत अभी हमें नहीं मिला है, पर ऐसा माना जाता है कि उसको रोमनो ब्रिटिश के जो लोग थे अगेंस्ट जर्मनिक ट्राइब्स में किसने लीड किया था, किंग आर्थर ने लीड करा था। ओके, द लेजेंडरी सेल्टिक रूलर, लेजेंडरी मतलब माइथोलॉजी से रिलेटेड, राइट, हाफ फिक्शन एंड हाफ रियलिटी। तो हमें नहीं पता, मतलब वी आर नॉट श्योर वेदर he led those people or he didn't। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Anglo-Saxons eventually established control over much of Britain। Finally क्या हुआ, eventually वो लोग जीत गए एंग्लो सेक्सन्स और रोमानो ब्रिटिश आर्मी
हार गए। अब जो जर्मनिक ट्राइब्स थे एंग्लो सेक्सन्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो वो जीत गए। दे वर पेगन्स, worshipped multiple gods and deities such as Norse, Woden, Tunor, etc. अब जो जर्मनिक ट्राइब्स थी हमारी, जो एंग्लो सेक्सन लोग थे, वो कौन थे? वो पेगन्स थे। पेगन्स मतलब हु डू नॉट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, हु आर नॉन क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन रिलीजन में बिलीव नहीं करते, वो कौन है? हमारे पेगन्स बोला जाता है। और उनके मल्टीपल गॉड्स होते हैं जिनको वो वर्शिप करते हैं, जैसे नॉर्स, वोडन एंड ट्यूनोर। ठीक है, अब जो पूरी जर्मनिक ट्राइब्स थी उनको 7 पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, 7 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। आ जाते हैं नेक्स्ट, एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स। ये हमारी 3 सब ट्राइब्स हैं। इनमें जितने भी इन्होंने रीजन्स पे रूल करा, ये सारे हमारे 7 रीजन्स हैं, 7 रीजन्स पे डिवाइडेड हैं। आइए मैप के थ्रू समझते हैं। ओके, सबसे पहले जो एंगल्स थे उनका सबसे ज्यादा बड़ा रीजन में उन्होंने किया है रूल। ऑलराइट, जो एंगल्स थे, सबसे पहला मर्सिया, नेक्स्ट इज नॉर्थम्ब्रिया एंड द थर्ड वन इज ईस्ट एंग्लिया। ऑलराइट, अब आ जाइए, मार्क कर देते हैं, मैप के थ्रू समझते हैं। This is the region Mercia. All right, this is Mercia. This is Northumbria, and this one is East Anglia. अब समझो, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में एंगल्स ने रूल करा। सबसे बड़ा पार्ट रूल किसने करा? एंगल्स ने करा। अब जो ये मर्सिया है, यहां पर क्या होता था? यहां पे पॉलिटिकल और कमर्शियल हब था। ठीक है, पॉलिटिकल और कमर्शियल हब था यहाँ पे मर्सिया में। और जो हमारा नॉर्थम्ब्रिया था, नॉर्थम्ब्रिया हमारा क्या था? लिटरेरी एक्टिविटीज का हब था। ऑलराइट, जितना भी लिटरेचर है हमारा एंग्लो सेक्सन पीरियड का, वो नॉर्थम्ब्रिया रीजन से ही आया है। तो हमने क्या समझा? जो एंगल्स का जो एरिया था वो सबसे मेजर था। क्या क्या उसमें आता है? मर्सिया, नॉर्थम्ब्रिया एंड ईस्ट एंग्लिया। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं सेक्शंस पर। जो सेक्शंस थे उनके भी 3 एरियाज थे। फर्स्ट वन बी एसेक्स, जो कि सेक्शन का ईस्टर्न रीजन था। ठीक है, ईस्टर्न रीजन इनका एसेक्स था। जो इनका वेस्टर्न रीजन था वो था हमारा वेसेक्स। ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न रीजन है वो हमारा वेसेक्स है। और जो हमारा कौन सा बचा? सदर्न रीजन है, वो है हमारा ससेक्स। ऑलराइट, अब आ जाते हैं मार्क करने के लिए। ये रहा हमारा वेसेक्स, जो वेस्टर्न रीजन है। यहाँ पे ना अलग अलग रीजन्स थे, यहाँ पे अलग अलग डायलेक्ट्स थे, और उनमें जो सबसे ज्यादा जो डायलेक्ट डोमिनेट करता था वो था हमारा सेक्शन का वेस्ट। जो हमारा डायलेक्ट था, वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट था, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट था इस एरा में। ऑलराइट, तो हमारा हो गया वेसेक्स, हो गया वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेक्शन। अब हमारा जो सदर्न पार्ट है सेक्शन का वो हमारा ससेक्स हो गया, और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वो हमारा हो गया एसेक्स। तो मतलब ये जो पूरा एरिया है, यहां से लेकर यहां से ये पूरा हमारा क्या है? सेक्शंस का एरिया है। ऑलराइट, इस पूरे एरिया में सेक्शंस ने रूल करा। अब हम आ जाते हैं एक और रीजन में, जो कि है हमारा केंट। ये जो केंट का एरिया है छोटा सा, ये इस पर किसने रूल करा? जूट्स ने रूल करा। ऑलराइट, जूट्स ने रूल करा। जो सबसे छोटा पोर्शन इन 3 सब ट्राइब्स में था वो जूट्स का था, विच वाज केंट। ऑलराइट, अब समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
केंट सबसे पहले, इट वॉज सेटल्ड बाय जूट्स, ये जूट्स के अंडर का रीजन था जिस पर जूट्स ने रूल करा था जाकर केंट रीजन में. Ethelbert of Kent was the first Anglo-Saxon king to be converted to Christianity by Saint Augustine around 595 AD. अब जूट्स में, जो जूट्स यहाँ पर रहते थे, सेटल्ड कहाँ पर, जस्ट सेकेंड, हाँ, जूट सेटल्ड थे कहाँ पर, केंट में. अब वहां के केंट के जो किंग थे, कौन थे, किंग एथलबर्ट. ही वाज द फर्स्ट एंग्लो सैक्सन किंग, मतलब एंग्लो सैक्सन एरा के जो पहले ऐसे किंग थे जिनको सेंट ऑगस्टीन ने क्या किया, कन्वर्ट किया. किसमें, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया इन 595 AD. क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया क्योंकि पहले ये कौन थे, जैसे कि मैंने बताया, देवर पेगन्स, जो क्रिश्चियन में बिलीव नहीं करते थे, क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते थे. देवर नॉन क्रिश्चियंस और वो पेगन गॉड्स में बिलीव करते थे. मतलब इनके मल्टीपल गॉड्स होते थे जिनमें ये बिलीव रखते थे. ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे. बट ही वाज द फर्स्ट किंग जिन्होंने केंट पर रूल करा, जूट्स जहां पर रहते थे, और जिसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा गया बाय सेंट ऑगस्टीन. नेक्स्ट रीजन इज मर्सिया. Its best known ruler, Offa, built Offa's Dyke along the border between Wales and England. This large kingdom stretched over the Midlands and was a political and commercial hub. जैसे कि मैंने अभी बताया, जो मर्सिया का रीजन है हमारा, it is कौन सा, क्या था वो, पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी, और पॉलिटिक्स का और कमर्शियल का हब था, कॉमर्स का वहाँ पे वो हब था. कहाँ पर, मर्सिया में. अभी अभी हमने पढ़ा दिस रीजन, राइट. अब क्या हुआ, जो मर्सिया के जो कौन थे, किंग थे, ऑफा, हिज नेम वाज OFFA, ऑफा. इन्होंने क्या किया, एक वॉल बनवाई, ठीक है, दिस वॉल, जो कि मर्सिया और इस रीजन को, जो ये रीजन है, बाद में जाके इसको वेल्स के नाम से जाना जाएगा. किस नाम से, इस एरिया को बाद में दिस पार्ट बाद में इसको वेल्स के नाम से जाना जाएगा. इस एरिया को, इसको मतलब इस एरिया को और मर्सिया को डिवाइड करने के लिए उन्होंने एक यहाँ पर क्या बनाया, काइंड ऑफ अ वॉल, जिसको ओफा ने बनाया, जो कि मर्सिया के किंग थे, इसीलिए इसको जाना जाता है ओफाज डाइक के नाम से. ऑलराइट. अब जो ये रीजन, इस वॉल की वजह से ये जो रीजन है ये बिल्कुल अलग हो गया. यहाँ पे बिल्कुल भी जर्मनिक टाइप्स का इन्फ्लुएंस नहीं था, यहाँ पे अभी भी सेल्टिक इन्फ्लुएंस ही रहता था, और यहाँ पे अभी भी सेल्ट्स ही रहते थे और सेल्टिक इन्फ्लुएंस था. ऑलराइट. यहाँ पे बिल्कुल भी एंग्लो सैक्सन रूल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस वॉल, ओफाज डाइक. जैसे कि होता ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऐसे ही है ये ओफाज डाइक. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब हाँ जी, तो हमने मर्सिया पढ़ लिया. अब आ जाते हैं हम नॉर्थम्ब्रिया पे. नॉर्थम्ब्रिया क्या है, नॉर्थम्ब्रिया भी रीजन है, एंगल्स का रीजन है. मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया एंड नॉर्थम्ब्रिया. अब क्या है, द मॉन्क बीड लिव्ड देयर एंड रोट एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. ऑलराइट, जिसे किसने लिखा है, बीड ने लिखा है. ठीक है, कहाँ पर लिखा है, नॉर्थम्ब्रिया में लिखा है. जैसे कि अभी मैंने बताया, नॉर्थम्ब्रिया का जो रीजन है वो पॉपुलर किस लिए था, लिटरेरी एक्टिविटीज के लिए. वहाँ पे एक लिटरेरी हब था, जो भी जितना भी लिटरेचर है हमारे पास एंग्लो सैक्सन एज का, वो नॉर्थम्ब्रिया से ही आया है. तो जो बीड थे उन्होंने यहीं पर रहकर क्या लिखा, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन की जो एक्लेसियास्टिकल मतलब रिलेटिंग टू द चर्च, उससे रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है वो उन्होंने नॉर्थम्ब्रिया से ही लिखी है. Our next region is East Anglia, made up of Angus. The north part is known as Norfolk, while the southern part is known as Suffolk. All right, आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं एसेक्स, वेसेक्स और ससेक्स पे. अब ये किसके अंडर आता है, ये आता है हमारा सेक्सन्स के अंडर. जो हमारा ईस्ट सेक्सन का एरिया है दैट इज नोन एज एसेक्स. जो हमारा सदर्न है वो ससेक्स नाम से जानते हैं, और जो वेसेक्स है वो हमारा वेस्ट सेक्सन का जो रीजन है, और जहाँ का जो डायलेक्ट है वो बहुत डोमिनेंट है, उस एरिया को हम बोलते हैं वेसेक्स. It was later the kingdom of King Alfred, the only English king ever to have been called the Great. आगे चल के जो वेसेक्स का रीजन है, इसे क्या होगा, ये किसका बन जाएगा, किंग एल्फ्रेड का किंगडम बन जाएगा आगे चल के. ऑलराइट, किंग एल्फ्रेड कौन थे, द ओनली किंग
इंग्लिश के ओनली किंग जिनके नाम के आगे क्या लगा है, द ग्रेट लगा है। अब देख द ग्रेट क्यों लगा है वो हम आगे पढ़ते हैं। ऑल राइट, by 850 AD, the seven kingdoms had been consolidated into three large Anglo-Saxon kingdoms, Northumbria, Mercia, and Wessex. The Anglo-Saxon people had become Christian people. 850 AD तक क्या हुआ, जो एंग्लो-सैक्सन लोग थे वो पेगन से कन्वर्ट हो गए थे सब किस में, क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियंस बन गए थे। और बाय कब तक, 850 AD तक क्या हुआ, जो हमारे सेवन किंगडम्स थे अभी तक, जो हमने अभी मैप के थ्रू पढ़े हैं, वो सब कंसोलिडेट होकर, मर्ज होकर किस में आ गए, थ्री मेन किंगडम्स में वो आ गए फाइनली। कौन से, फर्स्ट वन बीइंग नॉर्थम्ब्रिया, मोर्सिया एंड देन वेसेक्स, इन 3 रीजन्स में आ गए। अब एक बात जानते हैं, इस पीरियड को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे मेजर एरिया जो रूल करा गया है, नॉर्थम्ब्रिया, मोर्सिया एंड ईस्ट एंग्लिया, जो ये सबसे मेजर एरिया पूरे ब्रिटेन में जो रूल करा गया है, इट हैज बीन रूल्ड बाय कौन, हु, एंगल्स ने रूल करा है सबसे मेजर पार्ट। ठीक है, उसके बाद किसने करा है, सेक्सन्स ने करा है, वेसेक्स, ससेक्स एंड एसेक्स। और सबसे छोटा हमारा कौन सा है, केंट का एरिया, जो कि जूट्स ने रूल करा है। तो मेजर पार्ट क्योंकि एंगल्स ने करा है रूल, इसीलिए हम इस पूरे पीरियड को बोलते हैं एंग्लो सैक्सन एरा। पहले एंगल्स, नेक्स्ट सेक्सन्स, और उसके बाद जूट को हम नेग्लिजिबल मानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम एरिया को रूल करा है। ऑल राइट, इसीलिए हम इसको एंग्लो सैक्सन बोलते हैं। उसमें भी एंग्लो जो है, एंगल्स ने सबसे ज्यादा एरिया को रूल करा है, इसलिए एंग्लो पहले आता है, सेक्सन बाद में आता है। ऑल राइट, अब एंग्लो से ये बन जाएगा आगे चल के एंगल लैंड, क्योंकि एंगल सबसे ज्यादा रूल कर रहे हैं ज्यादा एरिया में। फिर ये एंगल लैंड से हमारा बन जाएगा प्रेजेंट डे इंग्लैंड। ऑल राइट, ये है इंग्लैंड की नाम पढ़ने की हिस्ट्री। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंग्लो सैक्सन एज की लैंग्वेज और लिटरेचर पे। क्या है, ओल्ड इंग्लिश वॉज रूडिमेंट्री इन नेचर। अब जो वर्ड है, जो ओल्ड इंग्लिश थी वो रूडिमेंट्री थी इन नेचर। रूडिमेंट्री का मतलब विच इज अनरिफाइंड। ठीक है, जो लैंग्वेज थी इनकी बहुत ज्यादा अनरिफाइंड थी नेचर में, मतलब बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं थी, इनिशियल स्टेज की थी, बिल्कुल अनरिफाइंड, रिफाइंड नहीं थी, बिल्कुल अनरिफाइंड थी, रॉ थी। ठीक है, Anglo-Saxon literature was composed in Old English based on Germanic language. अब जितना भी Anglo-Saxon पीरियड से हमें लिटरेचर मिला है वो किस में कंपोज करा गया है, ओल्ड इंग्लिश में, बेस्ड ऑन द जर्मनिक लैंग्वेज। जर्मनिक लैंग्वेज में बेस्ड ही एंग्लो-सैक्सन का लिटरेचर जो हमें मिला है वो जर्मनिक लैंग्वेज पे बेस्ड ही है ओल्ड इंग्लिश में। सेल्टिक पे क्यों नहीं बेस्ड है, क्योंकि जो सेल्ट्स थे उस टाइम में, ओरिजिनल जो इनहैबिटेंट सेल्ट्स थे उस टाइम में उन पे इतना होल्ड नहीं था, इतना वो लिटरेट नहीं थे कि वो लिटरेचर बना पाए। तो उस एज से हमारा सेल्टिक पे बेस्ड ना होके हमारा एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज पे, जर्मनिक लैंग्वेज पे हमारा लिटरेचर बेस्ड है। द स्टोरीज एंड पोम्स ऑफ इलिटरेट पीपल हैड टू बी पास्ड ऑन orally by storytellers called scops. They traveled from court to court and did storytelling. अब से 1200 साल पहले एंटरटेनमेंट का क्या सोर्स होता था? अभी तो हमारे पास नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शंस हैं, टेलीविजन है, फोन है, मूवीज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास एंटरटेनमेंट के। पर बैक देन, अब से 1200 साल पहले क्या होता था, उनके पास एज सच तो कुछ भी एंटरटेनमेंट का स्कोप नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, उनके पास होते थे स्टोरी टेलर्स कॉल्ड एज स्कोप्स। जो स्कोप्स होते थे वो क्या करते थे, कोर्ट टू कोर्ट जाते थे और स्टोरी टेलिंग करते थे, मतलब कहानियां सुनाते थे जाते जाते, है ना। मतलब इस कोर्ट में गए, फिर दूसरे में गए, वहां जाके सुनाया, फिर आगे गए, वहां जाके सुनाया। तो इनको स्कोप्स बोलते हैं, जो जाकर कोर्ट्स में स्टोरी टेलिंग किया करते थे, एंटरटेनमेंट का सोर्स बना करते थे, स्कोप्स। ऑलराइट, Now these stories and poems define the value and culture of the society. अब जो वो stories बताते थे उसमें क्या होता था, अपनी story telling के through वो values develop करना चाहते थे। मतलब stories ऐसी बताते थे कि उसमें culture और value of the society reflect हो, मतलब लोगों को कैसे करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या नहीं होता, मतलब उसमें moral होता था कुछ ना कुछ, है ना, कुछ teaching निकलती थी, कुछ सीख निकलती थी। तो वो ऐसे ही स्टोरीज को बताते थे, ऐसी स्टोरी टेलिंग करते थे।
पोम्स इंक्लूडेड alliteration, didacticism and moral lessons. अब क्या होता था, जो भी ये पोम्स और स्टोरीज जा जाकर सुनाते थे कोर्ट्स में, अब जितने भी स्कोप्स हैं, ठीक है, जितने भी स्कोप्स हैं उनके पास सेम स्टोरीज हैं, ऑलराइट, सेम ही स्टोरीज वो सुनाते हैं हर जगह जाके, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा उन लोगों में? तो डिफरेंशिएशन के लिए, बेटर अटेंशन को पाने के लिए, बेटर एम्फेसिस को पाने के लिए वो क्या करते थे, अपनी पोम्स में और स्टोरीज में क्या करते थे, वो पोम्स में रेपिटेशन का यूज करते थे, विच इज नोन एज एलिट्रेशन, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन, विच इज नोन एज एलिट्रेशन। तो इस एज में इसीलिए हमको क्या देखने को मिलता है, पोम्स में एलिट्रेशन का यूज देखने को मिलता है, रेपिटेटिव साउंड्स का। हमको डायडैक्टिसिज्म मतलब जिसमें से कुछ मॉरल निकले, कुछ टीचिंग निकले जिन स्टोरीज में से, राइट, होता है ना मॉरल स्टोरीज, जिनमें से कुछ मॉरल निकलता है, कुछ टीचिंग्स निकलती है, तो डायडैक्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। डायडैक्टिक इनकी स्टोरीज और पोम्स होती थी और उसमें से क्या निकलते थे, मॉरल लेसन्स, कुछ ना कुछ टीचिंग हमको सीखने को मिलती थी वहां के लोगों को, ऑलराइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, लिटरेचर, मेनली लिटरेचर ने किस पर फोकस करा? मेनली जो लिटरेचर वर्क्स थे वो होते थे रिलीजन पे बेस्ड होते थे, हीरोइज्म पे बेस्ड होते थे, और जो हिस्ट्री के कुछ क्रॉनिकल्स लिखे गए उस पे बेस्ड होते थे, ट्रैवल पे होते थे कुछ, और हमारी क्या होती थी, लिरिक पोम्स। बट मेनली मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से कहाँ से आया है, रिलीजन और हीरोइज्म से आया है। अब आगे पढ़ते हैं कैसे आया है। अराउंड 30,000 लाइन्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट्री सर्वाइव। आज अगर हम देखें तो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में से जितना भी हमें मिला है उसमें ऑलमोस्ट 30,000 लाइन्स अभी हमें मिली हैं जो सर्वाइव करी है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में से, ठीक है, जिसमें से 3000 तो भाई 3000 प्लस तो बियोवुल्फ की ही है। बियोवुल्फ क्या है, एक मेजर लिटरेरी वर्क है इस एज का, ऑलराइट। तो 3000 तो भाई 3000 प्लस तो ऑलमोस्ट बियोवुल्फ से ही आ रहा है, और 30,000 तो पूरा एग्जिस्ट ही कर रहा है, तो भाई ऑलमोस्ट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 10% जो हो गया हमारा ऑफ द टोटल एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की जो लाइन्स अभी तक सर्वाइव हैं और सर्वाइव कर रहे हैं और मिल रहे हैं, उसमें से 3000 भाई बियोवुल्फ का ही है, ऑलराइट। तो मतलब ये बहुत मेजर है, बहुत मेजर वर्क है ये एंग्लो सैक्सन लिटरेचर का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मेजर लिटरेरी वर्क्स में। फर्स्ट वन बीइंग बियोवुल्फ। अब बियोवुल्फ क्या है, ओनली कंप्लीट एंग्लो सैक्सन एपिक ऑफ अराउंड 3000 प्लस लाइन्स। अब बियोवुल्फ को कैसे रिगार्ड करा जाता है, मतलब ओनली एपिक पोम, ओनली क्या है, कंप्लीट एपिक पोम। ओनली कंप्लीट एपिक पोम किसको माना जाता है, बियोवुल्फ को माना जाता है। अब क्या और एपिक्स नहीं लिखे गए होंगे, भाई लिखे गए होंगे, बट इट इज द ओनली सर्वाइविंग कंप्लीट एपिक पोम, ठीक है, फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन लिटरेचर विच इज बियोवुल्फ, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, विट्सिथ है। विट्सिथ क्या है, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब हम कोई जो अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता हो किसी वर्क में, किसी वर्क के फॉर्म में, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। अपने बारे में लिखी गई चीज को ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो विट्सिथ क्या है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्कोप हु ट्रैवल्स वेरियस कोर्ट्स एंड टेल्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस एंड फंक्शंस एज अ मिन्स्ट्रेल। इट हैज रियल जियोग्राफिकल लोकेशंस। अब क्या है, ये एक स्कोप की ऑटोबायोग्राफी है। स्कोप जैसे अभी मैंने बताया, स्कोप कौन होते थे, जो कोर्ट टू कोर्ट जाकर क्या करते थे, एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वो स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते थे, वो जाकर स्टोरी टेलिंग करते थे, है ना। तो ऐसे ही एक स्कोप ने अपनी क्या लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, अपनी पूरी लाइफ के बारे में एक वर्क लिखा है विच इज नोन एज विट्सिथ। अब इस बुक की ये स्पेशलिटी है कि इसमें जो भी इन्होंने लोकेशंस यूज करी हैं, जो भी जियोग्राफिकल लोकेशंस लिखी हैं, बाद में ट्रेस किया गया कि वो सारी ओरिजिनल थी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं रिलीजियस पोम्स पे। जो भी रिलीजियस पोम्स लिखी गई हैं इस पीरियड में वो क्या है, जॉनसिस हो गई, क्राइस्ट एंड सेटन हो गई, जुलियाना, एलेन, द फेट ऑफ द अपोस्टल्स, क्राइस्ट टू एंड द ड्रीम ऑफ द रूट। ड्रीम ऑफ द रूट को क्या माना जाता है, द फर्स्ट एवर ड्रीम विजन पोम। ड्रीम विजन क्या होता है, आगे चल के ये जो जॉनरा है बहुत ज्यादा लिटरेचर में डेवलप किया जाएगा, बट फर्स्ट ड्रीम विजन पोम ड्रीम ऑफ द रूट को माना जाता है। क्योंकि ड्रीम विजन क्या होता है, ड्रीम विजन मतलब जो भी ऑथर, जिस भी ऑथर ने उस वर्क को लिखा है वो इवेंट्स उनके ड्रीम में आए हों, ठीक है, ऑलराइट। जब वो सो रहे हों, उन्हें नींद में
जो इवेंट्स आए उन्होंने उस पर बेस्ड एक वर्क को लिख दिया, दैट इज नोन एज ड्रीम विजन जॉनरा। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रीम विजन पोम किसने लिखी है, कब से, कौन सी है, आई मीन द ड्रीम ऑफ द रूड है, कहां से, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से। ठीक है, नाउ दीज वर्क्स रिफ्लेक्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम पेगन बिलीफ टू क्रिश्चियनिटी। अब जैसे कि मैंने बोला ये क्या है, सारी रिलीजियस पोम्स हैं, ऑलराइट, सारी रिलीजियस पोम्स हैं, रिलीजन पे बेस्ड है, किस पे, क्रिश्चियनिटी के रिलीजन पे बेस्ड है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि भाई पहले से अर्ली एज से अब ट्रांजिशन हो चुका है, लोग पेगनिज्म से क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं, ऑलराइट, लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें वो कन्वर्ट हो गए हैं, वो क्रिश्चियंस बन गए हैं नॉन क्रिश्चियन से। अब बढ़ते हैं आगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स और ऑथर्स देख लेते हैं इस एज के। कैडमन बीइंग द फर्स्ट अर्लीस्ट नोन इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट, मतलब इंग्लिश के एंग्लो सैक्सन एज के सबसे पहले अर्लीस्ट पोएट माने जाते हैं कैडमॉन। ही वाज एन इलिटरेट शेफर्ड एंड फार्मर हु गॉट अ विजन ऑफ गॉड एंड रोट कैडमॉन्स हिम्स। जैसे कि अभी मैंने बोला ड्रीम विजन पोम्स है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा कैडमॉन्स हिम्स जो वर्क है इन्होंने लिखा है, इनको एक ड्रीम विजन आया, ड्रीम विजन मतलब नींद में, सपने में इनको कुछ इवेंट्स आए, उस पर बेस्ड इन्होंने क्या लिखा, एक वर्क लिख दिया, एक वर्क को कंपोज कर दिया जिसका नाम इन्होंने रखा क्या, कैडमॉन्स हिम्स। मतलब ये एक रिलीजियस वर्क है, ठीक, रिलीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज साइन वुल्फ, नोन फॉर साइन रिलीजियस पोम्स लाइक एलेन एंड जुलियाना। अब ये जो एक पोएट थे साइन वुल्फ, इनकी क्या स्पेशलिटी थी, ये जो भी पोम लिखते थे, जो भी वर्क लिखते थे, उसके नीचे ये अपना सिग्नेचर कर देते थे, ऑलराइट, साइन वुल्फ अपना सिग्नेचर कर देते थे जिससे पता चल पाता था कि ये इनकी वर्क है, इनके पोम्स हैं ये। फॉर एग्जाम्पल एलेन एंड जुलियाना, इसमें इन्होंने नीचे साइन करा हुआ है लिखकर, ऑलराइट। नेक्स्ट, ओके सॉरी, बीड, द वेनरेबल बीड, जो बीड थे उनको द वेनरेबल बीड के नाम से भी जाना जाता है। वेनरेबल मतलब समवन हु इज रेस्पेक्टेड, ठीक है। ऑथर ऑफ एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल रिटन इन लैटिन, मतलब इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, जो कि इन्होंने लैटिन में लिखी थी, ऑलराइट। नेक्स्ट, So the Anglo-Saxon period lasted until 1066 AD। अब अभी तक का जो स्पैन था, अभी तक जो पीरियड था, कब से लेकर 450, अराउंड 450 AD से लेकर 1066 AD तक एंग्लो सैक्सन पीरियड चला, और 1066 AD में आकर एंग्लो सैक्सन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, इसका पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है। एंडेड विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बाय विलियम द कॉन्करर। अब क्यों इस पीरियड में आकर एंड होता है, क्योंकि एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है बाय विलियम द कॉन्करर, विलियम द कॉन्करर के द्वारा एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है जिससे कि नॉर्मन जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है वो एंड हो जाता है और एंग्लो नॉर्मन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, अभी तक का जो पीरियड है उसको हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। यहाँ से लेकर 1066 AD से लेकर क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एंग्लो नॉर्मन एज के नाम से भी जाना जाएगा, ओके। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ऑलराइट। अब आप क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ेंगे और जो इनके आंसर्स होंगे आपके, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाएंगे, मैं बाद में देखूंगी और मैं नेक्स्ट क्लास में उन लोगों के नाम लूंगी जिन्होंने भी कमेंट्स करे होंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स, ऑलराइट, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। इनमें से कौन से वर्क को इंग्लैंड के नेशनल एपिक के नाम से भी जाना जाता है, ओके। So what is the answer? The answer is Beowulf. Beowulf को इंग्लैंड के नेशनल एपिक के नाम से भी जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल इज रिटन बाय, जो ये वर्क है द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये किसने लिखा है, अभी मैंने बताया भी था इनफैक्ट, ऑलराइट। व्हाट इज द आंसर, बीड ने लिखा है, किसने लिखा है, बीड ने लिखा है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज एंग्लो सैक्सन मिल्टन, कौन से ऑथर को इनमें से एंग्लो सैक्सन मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है, कौन है,
द राइट आंसर इज कैडमॉन। कैडमॉन को एंग्लो सैक्सन मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट्री इज, अभी मैंने बताया था मेनली किसमें है एंग्लो सैक्सन, रिलीजियस एंड heroic. All right, the right answer is religious. Next question, how many signed poems are associated with साइन वुल्फ? अभी मैंने आपको एक क्वालिटी बताई थी, जो साइन वुल्फ ऑथर थे उनकी एक स्पेशलिटी थी, वो क्या करते थे, उनके जितने भी वर्क्स होते थे उनमें वो नीचे अपना सिग्नेचर कर देते थे, वो अपना साइन कर देते थे। ऑल राइट, तो कितनी पोम्स हैं जो उनसे रिलेटेड हैं? हाउ मेनी पोम्स आर देयर जिन्होंने, जो पोम्स उन्होंने साइन करी हुई हैं? देयर आर 4 पोम्स। ऑल राइट, 4 पोम्स ऐसी हैं जिनके नीचे साइन वुल्फ ने अपने सिग्नेचर करे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for joining in the session. We'll meet again with another concept and another video. आप लोग तब तक क्या कर सकते हैं, आपको जो भी आपकी डिमांड हो, जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख कर पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं देखकर उस पे बेस्ड ही नेक्स्ट अपना सेशन प्लान करके लेकर आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन द सेशन, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।